बिहार में सरकार बदल चुकी है। पलटू राम यानी नीतीश कुमार पलट गए हैं और इस बार फिर से, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आप जहाँ जाते हैं धरती गोल है, जहाँ से शुरुआत करते हैं फिर वहीं आ जाते हैं। नीतीश कुमार का भी कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है और उन्होंने बोला भी है कि जहाँ कहते हैं फिर वहीं आ गए, फिर कहीं नहीं जाएंगे। सरकार तो बदल चुकी है और इसी सरकार बदलने के बाद बहुत सारे सवाल हैं वो सामने आ गए हैं। पहला सवाल कि कैबिनेट में जिसे शामिल किया गया है और साथ में डिप्टी सीएम के रूप में जो लोग शपथ ग्रहण किए हैं, क्या उनके आने से अब जातिगत समीकरण में बदलाव होगा? बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा? ये सब जो सवाल हैं वो ना सिर्फ आम जनता के बल्कि और भी जो लोग हैं जो राजनीति में बड़ी गहरी नज़र बनाए रखते हैं। बिहार की राजनीति की बात की जाए तो, क्योंकि बिहार की राजनीति में जातिगत समीकरण को बड़ा तवज्जो दिया जाता है। कहते हैं कि अगर आप किसी जाति के उम्मीदवार को लेके आते हैं तो उस जाति के जो लोग होते हैं, जो जनता होती है, जो वोट होता है, वो उसके साथ आता है। ऐसे में इसी पे खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ भूपेन है। भूपेन इस समय कहें या फिर हमेशा से ही बिहार की राजनीति पे पैनी नज़र बना के रखते हैं। भूपेन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। जो बिहार की राजनीति में जो अभी हो रहा है या जो नई कैबिनेट बनी है, जिसमें आपका ये सवाल था, जिन मुद्दों पे हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो जातीय समीकरण को किस तरीके से नीतीश कुमार अपने नए कैबिनेट में शामिल किए हैं, तो क्या उसका फ़ायदा, आपका सवाल था कि क्या उसका फ़ायदा जेडीयू को तो जो होगा सो होगा ही, लेकिन क्या उसका फ़ायदा बीजेपी को भी मिलेगा? बिल्कुल। बीजेपी जिस जातीय जनगणना नीतीश सरकार और नीतीश और तेजस्वी की जब सरकार थी अभी बिहार में, जो 2 दिन पहले अब नहीं रही, अब सिर्फ नीतीश और बीजेपी की सरकार है, तो जो जातीय जनगणना को लेकर जो इनका वादा था, जातीय जनगणना करवाना, जातीय आरक्षण बढ़ाना, तो वो काम नीतीश और तेजस्वी सरकार ने किया। तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं जेडीयू और आरजेडी को हो रहा था, लेकिन प्रचार और प्रसार के तंत्र पे वो उतना मुकम्मल तरीके से ग्राउंड पे नहीं जा रहा था। खैर, सरकार बदल गई, वो किन किन वजहों से बदली है उस पर हम लोग चर्चा करते रहे हैं। और जो नए कैबिनेट में शामिल हुए हैं, तो भाजपा ने इस बार अपनी शर्तों पे नीतीश कुमार को रखा है, ये कहीं से दो राय नहीं है। और ये खुद जेडीयू के नेता और जेडीयू के प्रवक्ता स्वीकार किए थे जब 2022 के अगस्त में, जब भाजपा से अलग होके, एनडीए से अलग होके नीतीश कुमार पैदल पैदल अपने आवास से चल के राबड़ी आवास जाते हैं और वहाँ पे वो सारे वीडियोस फुटेज और उस वक्त की खबरें हैं, जब ये कहते हैं कि हमारी पार्टी ख़त्म हो रही है, टूट रही है, भाजपा तोड़ रही है हमारी पार्टी को, कि हमें बचा लीजिए, ऐसा ये उस वक्त की खबरें चलती है। जो राजद समर्थक थे वो उस तरीके से अभी पेश कर रहे हैं, जो अभी अलग हो गए हैं। तो उस वक्त ये दोनों एक साथ हुए, कई सारे मसलों पे इनका अपना कॉमन मिनिमम एक सहमति बना उस पे, जो इस पे ये लोग काम किए, जैसे जातीय जनगणना हो, नियोजित टीचर्स को परमानेंट करना हो, या इतने बड़े स्तर पे टीचर्स की बहाली करना हो। तो वो सारा खेल तो हुआ और उसका परिणाम भी आया कि इतने 2 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती हुई, जिसमें नीतीश कुमार और उनकी पार्टी और उनके कुछ नेताओं को ये लगा कि तेजस्वी को ज़्यादा क्रेडिट उसका मिल रहा है। ये सारी वजहों से अलग हुए हैं अभी फ़िलहाल, जो हम लोग अभी खबरें देख पा रहे हैं। तो भाजपा की तरफ से जो 2 डिप्टी सीएम हैं, वो दोनों कहीं ना कहीं, एक तो जो सम्राट चौधरी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं भाजपा के, तो भाजपा हर 1-2 सालों पे, 3 सालों पे, अभी तक बीजेपी को बिहार में वो वैसा प्रदेश अध्यक्ष या कह ले वो फेस, वो चेहरा अभी तक वो मुकम्मल नहीं मिला है जो जनता के बीच अपनी पकड़ रखता हो। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे आप अन्य राज्यों में चुनाव जीतते रहे हैं, और बिहार में अभी वो सफल नहीं हो पाया है वो चेहरा, सिर्फ क्योंकि बिहार की जो राजनीति है वो त्रिकोणीय हो जाती है। तो नीतीश कभी राजद के पाले में चले जाते हैं तो राजद और नीतीश मजबूत हो जाते हैं, कभी नीतीश बीजेपी के पाले में चले जाते हैं तो बीजेपी और नीतीश मजबूत हो जाते हैं, तो परिणाम कुछ और होता है। अकेले किसी को वहाँ पे बहुमत नहीं मिल रहा है। तो लेकिन इस बार बीजेपी ने बड़ा खेल किया है और वो क्रेडिट अपने तरीके से अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट है उसको यूज करेगी। तो सम्राट जो चौधरी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनके पिता भी बड़े राजनीतिज्ञ थे, उनका अपना विरासत है राजनीति का। खैर वो भी परिवारवाद के आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन उनके पिताजी भी
बड़े लीडर रहे हैं बिहार के, शकुनी चौधरी। सम्राट चौधरी जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय का जो जातीय जनगणना में अभी रिपोर्ट आया था सर्वे में 4-4.5% के आसपास है, उससे ज़्यादा है लगभग। कुशवाहा समाज से आते हैं। तो भाजपा कहीं ना कहीं वो सम्राट चौधरी को उस स्थान पर रख के उप मुख्यमंत्री के पद पे रख के कहीं ना कहीं उस जातीय समूह को भी साधने की कोशिश कर रही है। वो दोनों वो जो समाज है और जो भाजपा है उनका जुड़ाव रहा है। ऐसा नहीं है कि कुशवाहा समाज किसी एक पार्टी का वोट बैंक हो। जैसे यादव समाज पे आरजेडी का एक टैग जो लगता है, ऐसा नहीं है कि राजद को ही सिर्फ यादव वोट करते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए को भी वोट गया है, क्योंकि जातीय समीकरण आप कह रहे थे कि किस तरीके से जातीय समीकरण को राजनीति में बिहार में फिट किया जाता है, उसका उदाहरण कई चुनावों में मिलता है। अगर भाजपा से किसी यादव को टिकट मिल जाए और तो वहाँ पे लालू यादव का वोट खिसकता है, उसमें सेंधमारी होती है, ये साक्ष्य है इसका। वहाँ पे कैंडिडेट कई जीतते हैं। तो एक तरीके से सम्राट चौधरी के बहाने कुशवाहा समाज को एक तरीके से गोलबंद करना या उसमें जितना भी हिस्सा या उसके अपने पार्टी का छवि उस समाज में बेहतर करना, जो ऑलरेडी है भी। उसके अलावा जो दूसरे डिप्टी सीएम हैं विजय कुमार सिन्हा, वो भूमिहार समाज से आते हैं। उनकी भी जो बिहार में पॉपुलेशन है 2.8 या 9 समथिंग करके है, तो उनकी भी जो भूमिहार समाज का जो प्रतिनिधित्व है वो किसी एक पार्टी में पकड़ नहीं रखती है, वो हर पार्टी में उनका प्रतिनिधित्व है। तो कहीं ना कहीं भाजपा उस, क्योंकि भूमिहार समाज अभी भाजपा से कहीं ना कहीं थोड़ा सा फिसल रहा था, क्योंकि राजद कोटे से कई ऐसे राज्यसभा सांसद बनाए गए भूमिहार समाज से। तो भूमिहारों को ये लगता था कि हम लोग जो परंपरागत वोटर माने जाते हैं, हम पे थोपा गया है कि हम सिर्फ बीजेपी को वोट करते हैं, तो उनका फिसलन हो रहा था जेडीयू में भी आरजेडी में भी। तो कहीं ना कहीं भाजपा एक तरीके से भूमिहार समाज से एक ताल्लुक़ रखने वाले विजय कुमार सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बना के मैसेज देना चाहती है कि हम प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। वैसे ही अन्य जो लोग शामिल हैं कैबिनेट में वो भी अलग अलग। उससे पहले आपने 3 नाम लिए। एक बीजेपी फेस जो कि इस समय बिहार में नहीं है, बहुत बड़ा बीजेपी फेस, अगर बिल्कुल बीजेपी दांव लगा रही है। दूसरा आपने बोला कि जो वोट साधने की बात आपने बोली, और इसी को लेकर कुछ जो पंडित हैं जो राजनीति पर अपनी खासी नज़र बना के रखते हैं, उनका ये कहना है कि अगर आप दिल्ली में देख लीजिए तो भी बीजेपी अभी वैसी ही नज़र आ रही है जैसे कि बिहार में नज़र आ रही है। उनके पास केजरीवाल को साधने का अभी कोई फेस सामने नहीं आया है, और यही बात हम बिहार की कर रहे हैं। और दोनों को लेकर एक कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि सम्राट चौधरी का जो पगड़ी है वो चर्चाओं में बना रहता है, और यहाँ पे केजरीवाल का जो मॉफलर है वो भी चर्चाओं में बना रहता है। हालांकि सम्राट चौधरी ने ये भी बयान दिया था कि जिस दिन नीतीश को खत्म करेंगे, यानी बिहार की राजनीति से उखाड़ के फेंक देंगे, उस दिन पगड़ी उतारेंगे। लेकिन ये भी बोला जा रहा है कि वो सहमत नहीं थे कि नीतीश को एनडीए में शामिल किया जाए, लेकिन उनका क्या, वो भी नीतीश कुमार की तरह ही रहे, हामी भरना ही पड़ा आखिरकार। और अब सम्राट चौधरी का एक और बयान आया है कि उनकी दूसरी माँ बीजेपी है और बीजेपी के लिए वो जाके मुंडन करवा सकते हैं अयोध्या में। तो और ये भी कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी को एक मौका दिया गया है कि 1.5 साल है, 1.5 साल में उनको आजमाया गया है कि आने वाले चुनाव में उनको बड़ा फेस एज ए सीएम कैंडिडेट के तौर पे उतारा जा सकता है। तो ऐसे में वो इनका एक परीक्षा, एक टेस्टिंग की जा रही है। उसकी गुंजाइश कितनी है ये आने वाले लोकसभा चुनाव में, भले पीएम मोदी के नेतृत्व में चुनाव होगा, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव भी अगर सम्राट चौधरी के चेहरे पे बीजेपी उतरती है तो वहाँ फैसला जो आएगा उस वक्त मालूम होगा कि किस उसमें जो परीक्षा है, जो उनका टेस्ट ले रही है बीजेपी अपने प्रदेश अध्यक्ष को डिप्टी सीएम बना के, तो वहाँ पे वो सक्सेस होते हैं, सफल होते हैं या नहीं होते हैं, ये तो 2025 का विधानसभा जो चुनाव होगा उसके परिणाम से मालूम होगा। लेकिन सम्राट चौधरी का जो जिस समाज से वो आते हैं, तो बीजेपी का वो मकसद तो है ही। साथ ही साथ सम्राट चौधरी का जो आप अभी कह रहे थे कि 1.5 साल में उनका एक टेस्ट हो जाएगा, तो वो चुनाव के बाद मालूम होगा कि कितना सफल होते हैं सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी अपने बोली के लिए भी जाने जाते हैं, वो बड़े तेवर रखते हैं, तल्खी से बोलते हैं, किसी भी अपनी विपक्षी पार्टी के नेताओं के खिलाफ या किसी भी नीति के विरोध में भी वो बहुत तल्खी से बोलते हैं।
अभी जो कैबिनेट के जो मंत्री शामिल हुए हैं उसमें कुर्मी, कुशवाहा, भूमिहार, जिनकी बातें आपने की, उनको साधने की कोशिश की गई है, बिल्कुल कहार। लेकिन वाईएम का जो समीकरण है, यादव और मुस्लिम, राजद को सीधे, हाँ, राजद को ऐसा लग रहा है कि क्योंकि यादव जो लोग हैं, जो वोटिंग है, जो वोटर्स हैं यादव, वो सबसे ज़्यादा हैं और कहीं ना कहीं वो लालू के प्रति बड़े ऑनेस्ट होते हैं। वो लालू यादव को ये माना जाता है कि उसमें सेंधमारी करना बड़ा ही मुश्किल है। तो आपको लगता है इस बार जो चुनाव होगा उसमें मुस्लिम और यादव को साधना बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, या फिर अगर नीतीश कुमार चले गए हैं और वहाँ से मोहन यादव भी आ गए हैं तो थोड़ा आसान होने वाला है? नीतीश कुमार के जो नए अभी कैबिनेट में आप देखेंगे तो ब्राह्मण और मुस्लिम को छोड़ के तमाम ऐसी बड़ी जातियों जो जिनका वोट बैंक है उन सबको कैबिनेट में रखा गया है। आप देखेंगे निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह हैं जो राजपूत समाज से आते हैं, उनको कैबिनेट में जगह मिली। अभी कौन सा मंत्रालय उन्हें मिला है ये अभी तय नहीं हुआ है। वैसे ही आप देखेंगे श्रवण कुमार जो आपके जेडीयू से ही विधायक हैं, वो आते हैं कहार समाज से, चंद्रवंशी समाज से, उनका भी अच्छा खासा वोट परसेंट है, लगभग आप 1.5% से ज़्यादा। वैसे ही जीताराम मांझी के बेटे हैं संतोष कुमार मांझी, उन्हें भी कैबिनेट में शामिल किया गया। वो मुसहर समाज से आते हैं, उनका भी समाज का जो वोट बैंक है वो लगभग अभी जो जातीय जनगणना सर्वे आया था उसमें 3.5% से ज़्यादा है। वैसे ही भूमिहार समाज है, उनका भी 2 पॉइंट समथिंग है। आप फिर ले लेंगी कुशवाहा समाज, उनका भी 4% है। और नीतीश कुमार खुद कुर्मी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका भी लगभग 2 पॉइंट समथिंग वोट परसेंट है। तो लगभग, और यादव विजेंद्र चौधरी यादव करके हैं जो पुराने ऊर्जा मंत्री रहे, लंबे समय तक बिहार के मंत्रिमंडल में शामिल रहे, तो जिनका वोट प्रतिशत सबसे ज़्यादा है अगर बिहार में देखें तो यादव समुदाय का वोट लगभग 14.5% है उनका वोट बैंक बिहार में। तो कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े वोट बैंक हैं जिस जातीय समूह का, उनको कैबिनेट में शामिल करके बीजेपी या जेडीयू की ये तैयारी हो, लेकिन दोनों का एक सम्मिलित तैयारी तो है कि किस तरीके से जो बड़े वोट बैंक वाले जातीय समूह हैं उनको साधे, उनको निशाना लगाएं उन पे, या उन पे सेंधमारी करे। मोहन यादव की जो आप बात कर रही थी कि बीजेपी मोहन यादव को बिहार यात्रा पे लाती रहती है, मोहन यादव को फेस बनाया गया कि यूपी हो या बिहार हो, उसमें बीजेपी का एक यादव के अंदर एक तरीके का एक सेंधमारी हो। मान लीजिए यूपी में यादवों को कहा जाता है कि सपा के परंपरागत वोटर हैं, राजद के लिए बिहार में राजद के परंपरागत वोटर हैं। वैसे ही तो मोहन यादव का जो असर है वो अभी तक तो नहीं दिखा है, वो लोगों के जुबान पे नहीं है, वो चर्चा में अभी शामिल नहीं हुए मोहन यादव। हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनको मंच, क्योंकि बिहार में ऐसा नहीं है कि मोहन यादव को एमपी से आपको बिहार में लाना पड़े। बीजेपी बिहार में रामकृपाल यादव हैं, पाटलिपुत्र सांसद हैं और यहाँ पे केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। आपको नित्यानंद राय हैं जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं। तो ऐसे तमाम, और बिहार में नंदकिशोर यादव जो भाजपा राज्य वहाँ पे सदस्य में टीम में हमेशा रहे हैं और कई अहम पदों पे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यादव किसी बड़े नेता को बिहार में पैराशूट के द्वारा लैंडिंग कराना पड़ेगा। बीजेपी के नेता हैं, लेकिन वो पकड़ जो लालू यादव और तेजस्वी यादव की अब जो छवि बन रही है, जो यादव के प्रति जो स्वीकार्यता हुई है लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव को, वो अभी किसी यादव नेता, वो किसी भी पार्टी का हो, वो ज़मीन पे अभी नहीं पकड़ बना पाए। जातिगत आरक्षण इसमें कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, क्योंकि तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया था सीएम बनने के बाद से नीतीश कुमार के, कि जितने भी काम हुए हैं 17 साल बनाम 17 महीने का जो उन्होंने बयान दिया था कि जितने भी काम हुए हैं वो आरजेडी ने करवाए हैं जदयू से, यानी कि नीतीश कुमार से। तो क्या आरक्षण को लेकर भी कहीं ना कहीं सेंधमारी की बात हो सकती है कि नहीं ये राजद ने करवाया है, जेडीयू ने नहीं करवाया, और इसी को लेकर आने वाले चुनाव में एक मुद्दा बन सकता है? और मुद्दा बनने की बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि नीतीश कुमार, अगर हम बात करें राहुल गांधी की, तो जब जातीय आरक्षण की बात हुई 5 राज्यों में जब चुनाव हुए तो रिजल्ट वो खासा नज़र नहीं आया, और अब कहीं भी राहुल गांधी जाते हैं तो जातीय आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या ये जो था वो फेल हो गया है और तो ये जो मुद्दा था क्या वो फेल हो गया है, या फिर उसका कहीं ना कहीं एक तरीके से असर देखने को मिलेगा आने वाले चुनाव में, और बीजेपी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के नाम से इसका जो भी फायदा होगा वो अपने खेमे में लेने की कोशिश करेगी? हाँ, बीजेपी के पास अब ये नीतीश कुमार के साथ फिर से सरकार में आने के लिए ये एक मुद्दा और एक पॉइंट तो मिल गया कि
हमने भी सपोर्ट किया, हमने भी समर्थन किया, जबकि कई ऐसे खबरें आती थी कि बीजेपी इस चीज़ से नाखुश है, नीतीश के इस फैसले से, तेजस्वी के इस फैसले से। उसके विरोध में भी कई पीआईएल डाले गए थे सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से फिर सहमति मिली, ऑर्डर मिला, निर्देश मिला कि नहीं आप कर सकते हैं जातीय जनगणना, तो वो बिहार में हुई। और उसका परिणाम आपको अन्य राज्यों में इसलिए नहीं दिखा कि अन्य राज्यों में वो सरकारें अभी तक नहीं करवा पाई थी। अभी परिणाम उसका दिखता यहाँ पे बिहार के आने वाले चुनावों में, लोकसभा चुनाव में कितना असर डालता, लेकिन विधानसभा चुनाव में उसका असर होता। जो जातीय आरक्षण अभी बढ़ा है 75% हो गया, 65% ओबीसी, ईबीसी और दलितों को मिला के जो आरक्षण बढ़ा है वो 65% है, और 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है, जो गरीब सवर्ण समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए जो 10% केंद्र सरकार सुनिश्चित की है, तो उसको भी लागू किया है बिहार में। अभी पिछले दिनों जब सरकार में थे तेजस्वी और नीतीश एक साथ थे, तो उसका असर बिहार विधानसभा चुनाव में दिखता, क्योंकि दोनों पार्टियां एक विचारधारा के मिशन पे काम कर रही थी, जो टूट गया। अब उसके टूटने से बीजेपी को तो बिल्कुल फ़ायदा होगा ही। वो कहने के लिए अब ये किसी के पास मुंह नहीं होगा कि बीजेपी इसका विरोध कर रही थी। बीजेपी अब कहेगी कि हमारे साथ नीतीश तो हैं, जो नीतीश जातीय जनगणना करवाए हैं या जो आरक्षण बढ़वाए हैं, तो वो एक प्लस पॉइंट तो है बीजेपी के पास। बिल्कुल। और अगर उधर से कोई करारा जवाब देता है तो नीतीश कुमार शायद खड़े होंगे जवाब देने के लिए कि मेरी वजह से ही हुआ है। और जो 17 साल बनाम 17 महीने का जो बात कर रही थी कि तेजस्वी को ज़्यादा क्रेडिट, तेजस्वी यादव का भी आपने कल बयान सुना होगा, पिछले दिनों जब सरकार से अलग हुए, उन्होंने कहा कि ये थके हुए मुख्यमंत्री थे, इनसे तो हमने काम करवाया। कि 17 साल में ये कहाँ जातीय जनगणना करवा दिए, कहाँ आरक्षण बढ़वा दिए, कहाँ इतने बड़े टीचरों की भर्ती करवा दिए। कि हम जब डिप्टी सीएम बने तभी तो हमारे जोर दबाव से हुआ ये, कहाँ नियुक्ति पत्र बंटते थे। तो ये एक तरीके से उनका कहना, उनका दावा है कि 17 महीने में जो हमारे कार्यकाल में जो बिहार में काम हुआ है, चाहे वो अस्पतालों का हो, चाहे तमाम क्षेत्र में हो, तो ये दावा तो है उनके तरफ से। और तेजस्वी यादव ने जो बयान दिए उसमें एक बयान जो है वो बड़े तेजी से वायरल हो रहा है, वो ये था कि खेला अब शुरू हुआ है और 2024 के अंत तक वो नीतीश कुमार की जो पार्टी है उसको खत्म कर देंगे। और इसी को लेकर सीबीआई की भी चर्चाएं तेज हो गई हैं, जिस तरीके से समन भेजा गया है। और समन भेजने के बाद से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बनता नजर आ रहा है। नीतीश कुमार के ऊपर किस तरह के दबाव? माफ़ कीजिएगा, तेजस्वी यादव के ऊपर। तेजस्वी यादव के ऊपर दबाव बन रहा है, लेकिन उनके जो समर्थक हैं, जो उनकी तरफ से जो सोशल मीडिया पे बयान आ रहे हैं, उनके पार्टी के समर्थक कि लड़ेंगे हम लोग, कि ये चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव, इसलिए हमें परेशान किया जा रहा है। कि 15 साल से जो जांच चल रही है, कई बार रेड पड़ते हैं, कई जगह अब इनके सगे संबंधियों के घर छापे पड़ते हैं, लेकिन कुछ निकल के नहीं आता है। लेकिन आरोप तो है, जब भी बार बार सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का छापा पड़ता है, तो ये तो न्यायिक प्रक्रिया है, ये तो जांच की प्रक्रिया है। इसमें जब तक कुछ खुल के सामने बाहर नहीं आता है, इस पे कुछ कहना मुनासिब नहीं लगता है। बिल्कुल, बट जीतन राम मांझी को खूब मुनासिब लगता है, खूब बयानबाजी शुरू कर चुके हैं। एक पोस्ट उन्होंने अभी ट्वीट किया है, वो भी आपको पढ़ के सुना देते हैं। का जी का चाहते हैं आप? नौकरी देकर ज़मीन लिखवा लीजिएगा, कुछ ना हो। सेना की ज़मीन बेच दीजिएगा, कुछ ना हो। सैकड़ों करोड़ रुपया घर में रखिएगा, कुछ ना हो। भाई ऐसा है, ये मोदी राज है। जनता का पैसा खाइएगा तो हवालात का हवा भी खाना पड़ेगा। जस करनी तस भोग। बिल्कुल, जीतनराम मांझी जब से एनडीए के साथ गए हैं, जब से महागठबंधन, जब 2019 के बाद से वो अलग हुए, तो उसके बाद से वो लालू परिवार पे हमलावर रहते हैं और काफ़ी तल्खी से रहते हैं और बहुत चुटकीले अंदाज में मजा लेते हैं वो। तो एक तरीके से जो ईडी, सीबीआई का जो रेड पड़ रहा है अभी विपक्षी पार्टियों पे, तो विपक्षी पार्टियों का कहना ये है कि सिर्फ विपक्षी नेताओं पे ही क्यों हो रहा है, क्यों विपक्षी नेताओं पे ही आरोपों के घेरे में है, क्यों इन्हीं पे स्कैम का तमगा फोड़ा जा रहा है। तो उनका कहना है कि परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है कि जेडीयू को खत्म कर देंगे वो आने वाले 2024 के अंत तक, वो हो सकता है इसलिए भी कहे हों कि जो जेडीयू का और नीतीश कुमार के ये पार्टी बदलने और पलटी मारने का जो पूरा सिलसिला है, वो अब एक आम बच्चे तक वो चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार किस स्तर तक पलट सकते हैं और कितनी बार पलट सकते हैं। अब ये
उंगलियों पे अब नहीं गिना जा सकता है, बिल्कुल। तो क्या उंगलियां कम हो जाएंगी। सीबीआई और ईडी जो भी चीजें घोटाले हुई हैं उनके मुझे आपको लगता है 2024 या फिर जो चुनाव होने वाले हैं 2024 में उसका असर पड़ेगा? उसका असर पड़ता है, उसका छवि पे असर पड़ता है, दो तरफा असर पड़ता है, एक पॉजिटिव भी और एक नेगेटिव भी। तो जितना नेगेटिव असर होगा उसका पॉजिटिव भी असर होता है, एक सिंपैथी होता है लोगों के प्रति। जो उनके कोर वोटर हैं उनके मन में होता है कि हमारे नेता को सताया जा रहा है, और जो आम वोटर हैं जो जिनके बीच अपनी छवि बनानी होती है तो उनके बीच तो नकारात्मक छवि बनती ही है कि भाई कुछ किया है जभी तो तभी इनके खिलाफ जांच या आरोप लग रहे हैं। ऐसे में आपकी क्या राय है कि इस बार बीजेपी ने जिस तरीके से कैबिनेट सजाया है और जिस तरीके से कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि जिसमें कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको लिया गया है, शामिल किया गया और कहीं ना कहीं वो इम्पोर्टेंट जाति है, इसमें यादव भी हैं, कुर्मी भी हैं, तो आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।